हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह यानी कि जो हम लोग बिहार आईटीआई 2020 इंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए प्रैक्टिस सेशन जो है मैथ का लेकर चल रहे हैं, और उसमें जो है हम लोग टॉप 10 यानी कि टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देख रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वो बार बार लगभग में रिपीट होते ही हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और जो है ये जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। और इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक जो है हम लोग देख चुके हैं, और उसमें जो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन इंपॉर्टेंट है उन सभी प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। और ये वीडियो जो है आपका उसी से रिलेटेड है, और इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छा लगेगा वीडियो, और आपके एग्जाम के व्यू से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का और जो हम लोग डालेंगे जो आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होगा या अदर जो बिहार इंट्रेंस एग्जाम जो भी होता है डीएलएड वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो हम डालेंगे, तो आपको जो है प्रोवाइड होगा, आपके मोबाइल पे सबसे पहले नोटिफाई होगा। तो उस प्रकार जो है आप आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो थम्स अप यानी कि लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, ये आपका जो है स्टैटिक्स जो चैप्टर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्तांक 69, 65, 51, 65, उसके बाद 60, उसके बाद 56, 40, 58, 68, 72 तथा 55 है। छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों? माध्यिका। तो हमने माध्य ज्ञात करने का जो है हम लोग इसके पहले वाले सेशन में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देख चुके हैं कि माध्य किस तरह हम लोग ज्ञात कर रहे थे। जिस तरह एवरेज औसत जो है ज्ञात करते हैं उसी तरह माध्य ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे माध्यिका पूछ रहा है चूँकि। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पता है, जो भी हमारे पास आंकड़े दिए रहते हैं, सॉरी दोस्तों, जो भी हमारे पास दोस्तों आंकड़े दिए रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिखते हैं। क्या करते हैं? जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? 69, उसके बाद 65, 51, और उसके बाद 65, फिर 60, उसके बाद 56, उसके बाद 40, उसके बाद 58, उसके बाद 68, और उसके बाद 72 तथा जो है आपका 55 है। यही जो है आपको 11 देख लेते हैं, 11 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी हाँ दोस्तों, 11 को है। तो इसको पहले हम लोगों को माध्यिका चूँकि ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक रूल होता है। हम लोगों का क्या पास रूल होता है? रूल ये होता है कि जो भी आपको आंकड़े दिए हो, सर्वप्रथम उन सभी आंकड़ों का जो है आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाएं। क्या? आरोही मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में सजाएं। सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इसी तरह जो है सबसे बड़ा जो है लास्ट में रहेगा। यही होगा आपका आरोही होता है। अवरोही पूछेगा तो सबसे जो है बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अर्थात सबसे छोटा जो है आपका लास्ट में रहेगा। तो आरोही और अवरोही के क्रम को आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे। तो अवरोही कहे तो घटते क्रम, आरोही कहे तो जो है बढ़ते क्रम। तो आरोही क्रम में इसको पहले हम लोगों को सजाना पड़ता है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ओके, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में इसको हम लोग सजाएंगे। तो कैसे सजाएंगे? सबसे पहले जो है आपका सबसे छोटका होगा। तो सबसे छोटका आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपका 40 है। क्या है? 40 है। अब इसके बाद इससे जो है बड़ा कौन है उसको देख लेते हैं। तो 40 से बड़ा आपका एक 56 है, उसके 51 है, सॉरी यहाँ पे 51 है। उसके बाद 51 से बड़ा आपका 56 है, आई होप 56 है। इसके बाद जो है आपका 58 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या है बड़ा, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे। तो 51 के बाद जो है आपका इससे बड़ा जो है 55 भी है। तो यहाँ पे आप 55 पहले लेके चलिए। 55, उसके बाद 56, उसके बाद 58 हो गया। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि 58 के बाद जो है बड़ा कौन सा है। तो 58 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका 60 है। क्या है?
60 है। अब इस 60 के पास में 60 से बड़ा जो है कौन है, तो आप उसको देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे 65 है। और 65 जो है आपका 2 बार रिपीट किया हुआ है, एक वो यहाँ पे 65 है और एक यहाँ पे 65 है। ओके, अब उसके बाद जो है 65 से जो बड़ा है उसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे 68 है। और उसके बाद उससे जो बड़ा है आपका 69 है। उसके बाद उससे बड़ा जो है आपका क्या है, कुछ नहीं है, 72 है। अब देखते हैं 11 को हुआ कि नहीं, तो 3 3 6 और 3 9 2 11 को यहाँ पे हो गया। आई होप कि आप इस सीरीज को समझ पा रहे होंगे कि आरोही क्रम में सजाने के लिए हमको सबसे पहले छोटा लेना पड़ता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, देन जो है ये सीरीज जो है चलते रहता है और सबसे बड़ा जो है आपका लास्ट में होता है आरोही क्रम में। और अवरोही पूछे तो सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपका आरोही क्रम में हो गया। और चूंकि आपको माध्यिका ज्ञात करना है और माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी नंबर है, जितना भी जो है आपका नंबर दिया हुआ है, आंकड़ों की जो संख्या है उसमें 2 से भाग कर देते हैं। अर्थात आंकड़ों की संख्या यदि आप n मानते हैं तो n/2 होता है। और n/2 कब होता है, जब आपका n का मान जो है सम होता है। क्या होता है, सम। सम का मतलब कि क्या, 2 से विभाज्य हो। जैसे आप देखिएगा तो आंकड़ों की संख्या आप n माने हैं तो यहाँ पे इसको जो लैंग्वेज में थोड़ा सा हम लिख देते हैं, आंकड़ों की संख्या, जिससे आपको थोड़ा सा आसानी से इसको समझ पे आए आपको। ओके, तो आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या आपको क्या है, 11 गो है। तो 11 गो जो क्या है आपका विषम है। चूंकि 11 विषम है इसलिए यदि आपको विषम दिया रहेगा तो यहाँ पे n में 1 गो जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, n में 1 जोड़ना पड़ेगा। अर्थात आंकड़ों की संख्या में 1 जोड़ के तब 2 से भाग करना पड़ेगा। अगर आपका यदि सम दिया रहता, 10 दिया रहता या 12 दिया रहता या 14 दिया रहता, तो वहाँ पे आप क्या करते, सिर्फ n/2 करते हैं। आई होप कि आपको ये बात याद रहेगी कि आपका जब सम दिया रहेगा तो n/2 होगा और विषम दिया रहेगा तो n+1/2। क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों की संख्या 11 है और 11 एक ऐसी संख्या है जो विषम और अभाज्य संख्या है। ओके, तो यहाँ पे विषम है इसलिए आप 1 इसमें ऐड करके तब बटा में 2 किए हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा तो आंकड़ों की संख्या 11 + 1/2, यहाँ पे क्या आ गया आपका 12/2। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आएगा, 6। अर्थात 6 क्या आया, 6 वो संख्या आया कि जो यानी कि 6 जो है ये क्या है आपका माध्यिका नहीं आया। 6 जो है ये बताता है कि इसमें जो आप आरोही क्रम में सजाए हैं इसमें 6 नंबर पे जो आपका डिजिट है, जो आपके नंबर है, वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्थात माध्यिका है। तो 6 आप यहाँ पे ये मत समझिएगा कि माध्यिका बराबर आपका यहाँ पे 6 आ गया। तो चूंकि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको n/2 करना पड़ता है और ये 6 जो है 6 नंबर की संख्या जो है आपका माध्यिका होगी। तो 6 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, 6वां लिख देते हैं, जिससे आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आएगा। जिस तरह आप जब कॉपी में नोट कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो 6वां यानी कि छठा, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या है, 60। तो यहाँ पे आपका 60 जो है इस प्रश्न का माध्यिका होगी। 60 क्या होगा कि हो जाएगी आपका माध्यिका होगी। अर्थात छठा नंबर की जो संख्या है आपका इस आरोही क्रम में सजाने के बाद 60 है, इसलिए आपका 60 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपका सी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। देन आई होप कि आपको ये पूरा जो है क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या था, करना कुछ नहीं था। आपको जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, आपको माध्यिका पूछेगा तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाइएगा। आरोही मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब क्या कि सबसे जो है छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, देन यही सीरीज आते रहेगी और लास्ट में जो है सबसे बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने के बाद अब आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको देखना है कि आंकड़ों की संख्या कितनी है। तो आंकड़ों की संख्या यहाँ पे 11 थी, तो यदि आंकड़ों की संख्या n रहेगी तो n/2 होगा। और n/2 कब होगा, जब आपको आंकड़ों की संख्या जो है सम रहेगी। अर्थात यहाँ पे 11 जो है विषम थी, इसलिए हम लोग क्या किए, n+1/2 किए। तो n+1/2 किए तो हम लोगों का क्या आया, छठा है। अर्थात 6 नंबर। यहाँ पे आपको ये भी नहीं समझना है कि 6 जो है आपका माध्यिका है। 6 नंबर इस आरोही क्रम में जो सजाने के बाद जो है 6 नंबर स्थान पे जो संख्या है वो आपका सही उत्तर है। तो 6 नंबर पे क्या थी, यहाँ पे 60 थी, इसलिए इस प्रश्न का माध्यिका जो है आपका 60 आया। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है क्या कि यदि एक समूह का माध्य व माध्यिकाएँ क्रमशः 8.9 तथा 9 है तब बहुलक होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक से आ गया। तो यहाँ पे जो है आपको पूछ क्या रहा है, बहुलक, और दो गो चीज़ आपको दे रखा हुआ है, माध्य और माध्यिका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, माध्य दिया हुआ है आपका 8.9, आई होप 8.9 है, जी हाँ दोस्तों। और माध्यिका क्या दिया हुआ है आपका, माध्यिका दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है, 9, जी हाँ दोस्तों 9 दिया हुआ है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बहुलक फाइंड आउट करना है। बहुलक आपको ज्ञात करके बताना है कि आखिर बहुलक आपका क्या होगा। तो बहुलक का आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना होगा। जब भी आपको माध्य और माध्यिका दिया रहा है तो बहुलक बराबर आपका क्या होता है, 3 माध्य माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा कि ये 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका क्या है। तो यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे गुना लिख दे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य करेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू वो आपका बहुलक ज्ञात होगा। क्या होगा, बहुलक आएगा। तो 3 गुने माध्यिका अर्थात 3 और गुने माध्यिका का मान आपको दे रखा हुआ है 9, तो 9 यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद 2 गुने आपका माध्य, तो माध्य भी दे रखा हुआ है आपका 8.9, तो 8.9 यहाँ पे रख दीजिए। अब गुना कीजिए यहाँ पे और कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 27 और यहाँ पे आप 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18, दशमलव है दशमलव, 8 दूना 16, 1 17। अब यहाँ पे माइनस कीजिएगा 27 में से जो है 17.8, तो यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे हम लोग माइनस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 17 माइनस करना है, 17.8 माइनस करना है, तो माइनस कीजिए। 0 यहाँ पे 0 में से 8 नहीं कटेगा तो हाथ से लेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 7 नहीं कटेगा तो यहाँ पे माइनस मिलेगा 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटेगा तो आपका 9 होगा। और यहाँ पे 1 में से 1 घटेगा तो कैंसिल अर्थात 0 आएगा। अर्थात आपका क्या आया, 9.2 आया। क्या आया आपका 9.2 आया। और यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब ये ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर में जो है ये इसका भी ऑप्शन नंबर सी में ही जो है आंसर दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था, यहाँ पे एक बहुलक का जो है फॉर्मूला याद रखना था। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंट्रेंस एग्जाम में, डीएलएड हो गया आपका, पॉलिटेक्निक हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक जो होता है, और आईटीआई में तो बार बार रिपीट होबे करता है। तो यह आपका बहुलक से रिलेटेड जो स्टैटिक्स चैप्टर जो है मैथ का, उससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुलक से ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। जब तक आप रिमेंबर रखिएगा तब तक आप सही है फाइंड आउट कर सकते हैं, ना तो फिर बराबरता वगैरह आपको क्लियर करना पड़ेगा, तो वो आपका लंबा प्रोसेस चला जाएगा। जिस तरह से जो है आपका 5-6 मिनट समय लग जाएगा, तो वो समय की बर्बादी है। तो इसलिए आपको ये वाला जो है फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो चलिए अब आपके जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप इसी पर दोस्तों देख पा रहे होंगे। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आपको फ्रैक्शन यानी कि कुछ भिन्न दे रखा हुआ है, अब उसमें से आपको बोल रहा है कि कौन इसमें से सबसे छोटी है। तो आपको यदि हम बता दें कि आपको हम जब नंबर सिस्टम पढ़ाए थे तो इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी करवाए हुए हैं। अब आप नहीं देखे हुए हैं हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर का जो पार्ट, तो आपकी ये जो है बहुत बड़ी गलती है। ओके, तो देखिए आप कैसे इसको बनाइएगा। आपको दे रखा हुआ है 3 गो 5-4 गो जो है आपको फ्रैक्शन दे रखा हुआ है, 2/3 दे रखा हुआ है, 3/7 दे रखा हुआ है, उसके बाद 1/5 दे रखा हुआ है, उसके बाद 7/9 दे रखा हुआ है। और बोल रहा है क्या कि इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात सबसे छोटा भिन्न जो है ये इसमें कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बोला था, इसको बनाने का 2 तरीका है। अब दोनों को बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट तरीका जो है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट तरीका में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाला जो संख्या है ना, इन सभी का एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे मालूम होगा। तो ये 3, 7, 5, 9 जो है का एलसीएम यदि ज्ञात करें तो आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे 9, 7, 5 और 3। 3 से होगा तितरी का 9, 7 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। अब नहीं कैंसिल आउट होगा तो तितरी का 9 और 9 5 45, 45 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 45 में 7 से गुना कीजिए, 7 5 35 और 7 चौका 28 और 3 31, यानी 315 आया। तो आप यहाँ पे इसका जो है एलसीएम आपका इस पूरा का एलसीएम जो है आपका 315 आया।
अब 315 आया तो 315 में सबसे गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 315 में सबसे गुना कर दीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 315 में सबसे गुना कर देते हैं। 315 इसमें भी गुना होगा और इसमें भी 315 से गुना कर दीजिए। अब देखिए गुना कीजिएगा तो क्या होगा कि हई कैंसिल आउट करेगा। कितना बार में? 3 एकम 3, 0 3 5 15, 105 बार में। तो 105 दूना कितना हो जाएगा? 210 हो गया है। एगो संख्या आपको मालूम हो गया 210। अब इसको कीजिएगा तो 7 चौक 28 और 7 पचे 35, अर्थात 4 5 45 बार में। तो 45 तिया कितना हो जाएगा आपका? 5 15 और 4 12 1 13, अर्थात 135। और उसके बाद यहाँ पे 5 से कैंसिल, 5 6 30 और 5 6 30 5 15, अर्थात 63 बार में। तो 63 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 63 हो गया। अब यहाँ पे 9 से गुना भाग जो है डिवाइड कीजिएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, 9 5 45, 35 बार में। 35 से गुना कीजिएगा तो 5 7 35 और 3 7 21 और 3 24, अर्थात यहाँ पे 245 आया। यानी कि पहला 2/3 वाला जो फ्रैक्शन था उसका मान आया 210 और ये 3/7 का जो वैल्यू था वो आपका 135 आया। 1/5 वाला आपका 63 आया और ये 7/9 वाला आपका 245 आया। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या कि सबसे छोटी जो है भिन्न कौन सी है। तो इस नंबर में अब जो भी आया है नंबर, इस नंबर में हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटी कौन है। तो सबसे छोटी आपका क्या है? यहाँ पे 63 है, 63 है। तो 63 है तो यहाँ पे आपको आंसर में 63 नहीं लिखना होगा। क्या करना होगा? 63 का फ्रैक्शन देखना होगा कि 63 किसका फ्रैक्शन था। तो यहाँ पे 63 का फ्रैक्शन कौन था? आपका 1/5, अर्थात 1/5 था और यही 1/5 जो है आपका सही उत्तर होगा। सबसे छोटा जो वैल्यू है आपका, सबसे छोटा यहाँ पे लिख देते हैं जिससे आपको याद रहे। सबसे छोटा वैल्यू आपका 1/5 आएगा। तो आई होप कि आप इस पर को ये पहला तरीका आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देखें तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका काफ़ी सिंपल है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ओके, चलिए दूसरा भी जो है हम लोग तरीका देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका के लिए फिर से हम लोगों को जो है फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। क्या क्या फ्रैक्शन था, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जो वेट का फल जो है आपका, इंतज़ार का फल आपको मालूम होगा काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है वैल्यूएबल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका 2/3, 3/7, 1/5 और 7/9 हो गया। अब इसमें से सबसे छोटी ज्ञात करना है। तो जल्दी जल्दी यानी कि क्वेश्चन को देखकर ही हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि सबसे छोटी क्या है। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, ये सेकेंड आपका मेथड है। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि तिरछा 3 से गुना करते हैं। अर्थात इसमें देखेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे भाई 2/3 और 3/7 में। तो 2/3 और 3/7 में कंपेयर करेंगे। चूंकि आपको याद होगा कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो सबसे छोटा ना ज्ञात करना है। तो इसमें फ्रैक्शन देखेंगे कि भाई जो है गुना करेंगे तो 3 का 9, इसमें गुना करेंगे तो 7 दूना 14। ऐसे गुना करना है आपको, इसमें गुना कर देना है और इसमें गुना करेंगे तो क्या है आपका 7 दूना 14 और ये 3 का 9, अर्थात यहाँ पे 14 और यहाँ पे 3 का 9। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। चूँकि सबसे छोटा ही आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे छोटा को ही लेके चलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे बड़ा को नहीं लेके चलेंगे। अगर आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तब यहाँ पे हम 12 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा पूछ रहा था 3 का 9, ये 9 आपका सबसे छोटा आया है। अर्थात ये वाला वैल्यू इस दोनों में से ये वाला जो फ्रैक्शन है ये छोटा आ गया। ओके, तो ये तो अब होगा नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, आई होप कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे होंगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। अगर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखेगा तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा, तो अब इसमें कंपेयर करेंगे कि इसमें जो है सबसे छोटा कौन है। तो तीसरा इसमें भी गुना करेंगे जिस प्रकार इस तरह किए थे। तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 5 15। तो इसमें गुना किए तो यहाँ पे 5 15 आया और यहाँ पे आपका 7 एकम 7 आया। तो अब इस 7 और 15 में छोटा कौन है? 7 है। तो अब ये भी नहीं हुआ, अब ये हुआ, ये छोटा हुआ। तो अब इसको लेके चलेंगे। तो अब इसमें एक और बच रहा है फ्रैक्शन, तो इसलिए इसमें कंपेयर करेंगे। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 7 35 और यहाँ पे 9 एकम 9। तो यहाँ पे 9 आया। अर्थात इसमें भी कंपेयर किए तो ये 9 जो है यही छोटा आया। तो अर्थात इस सबसे छोटा कौन आया आपका? 1/5 यूँ नहीं हुआ, तो 1/5 जो है आपका सबसे छोटा आया। नहीं समझ में आया? एक बार और कैसे देखेंगे। पहले दोनों में कंपेयर करेंगे। 7 दूना 14, 3 का 9। तो यहाँ पे 9 आया तो और 14 9 में छोटा कौन है? तो 9 छोटा है। तो 9 किसका फ्रैक्शन था? 3/7 का। तो 3/7 को अब लेके चलेंगे। ये तो आपका होगा नहीं अब। तो 3/7 को लेके चलेंगे और इसमें कंपेयर करेंगे। तो 5 15। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सोच रहे हैं कि यहाँ पे 9 आया फिर 15 आया। तो हम तो कंपेयर ना कर रहे हैं जी,
तो कंपेयर करने में यहाँ पे 9, 15, 16 आप नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पंक्ति 15 आया और यहाँ पे 7 एकम 7 आया, तो ये आपका 15 और 7 में सबसे छोटा जो है आपका 1/5 वाला 7 छोटा आया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 1/5 जो है हो गया। अब 1/5 और इसमें 7/9 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 7 35 और यहाँ पे 9 एकम तो 9, तो 35 और 9 में कौन छोटा है? 9 है। तो 9 किसका फ्रैक्शन है? 1/5 का, तो 1/5 जो है हो गया और ये भी नहीं हुआ, अर्थात सबसे छोटा जो है आपका 1/5 आया है। इस तरह जो है आप आसानी से और कम समय में जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। और यही आपको सबसे बड़ा कहता, तो यहाँ पे किस तरह तरीका 9 7 दूनी 14 आया, तो ये 9 को कैंसिल कर देते और ये 14 वालों को लेके चलते। अब ये सबसे बड़ा हुआ तो इसमें कंपेयर करते, तो 3 ने कम 3 और 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 3 आया, तो 10 और 3 में बड़ा कौन? तो यही हुआ, तो 2/3 को लेके चलते। फिर इसमें कंपेयर करते, ये नहीं हुआ, फिर इसमें कंपेयर करते तो 3 7 21 और यहाँ पे 9 दूना 18, तो यहाँ पे 18 और 21 में बड़ा कौन है? ये 21 बड़ा है, तो ये भी नहीं हुआ, अर्थात 7/9 जो है सबसे बड़ा हुआ। सबसे बड़ा जो है आपका क्या आया? सबसे बड़ा यहाँ पे आपका 7/9 आया, तो सबसे बड़ा 7/9 जो है आपका सही उत्तर होता है। लेकिन आपको पूछा क्या है? सबसे छोटा, तो इसलिए आपका 1/5 जो है आएगा। आई होप कि आपको दोनों मेथड सही से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए हमको जो है इस क्वेश्चन में लंबा समय ले जाने का जो है हम प्रयास किए, जिससे जो है आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे दोनों मेथड आपको आपके एग्जाम के विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिक वाला कॉन्सेप्ट जो था आपका एलसीएम वाला निकाल, एलसीएम से, तो एलसीएम से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और ये भी जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर जो है इससे आप बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हैं। अगले प्रश्न की क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक के मान से 2 गुना है, इस कोण की माप क्या है? अर्थात एक कोण की माप उसके कोटि पूरक के मान से 2 गुना है। अब यहाँ पे आपको बातें समझनी होगी। क्या समझनी होगी? पूरक और समपूरक समझना होगा। तो पूरक और समपूरक में आपका अंतर क्या होता है? तो पूरक का मतलब 90, आप समपूरक का मतलब 180। बस यही बात आप याद रखिएगा। पूरक का मतलब कि दो ऐसे एंगल, किसी त्रिभुज के दो ऐसे एंगल जिन दोनों का योगफल जो है आपका 90 आ जाए, अर्थात 90 आ जाए, वो आपका पूरक हो गया। और समपूरक का मतलब दो ऐसे एंगल जिनके कोणों का योग 180 आ जाए। दो कोण ऐसा त्रिभुज जिसका दो कोण जो है 180 डिग्री के बराबर हो, दो कोणों को ऐड करे, जोड़े तो 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो आपका समपूरक हो जाता है। और जो है 90 डिग्री हो जाता है जोड़ने के बाद, तो वो आपका पूरक हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक के मान से 2 गुना है। अर्थात आपको हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पूरक कब होगा? पूरक कब होगा? जब आपका 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा हुआ है कि एक जो पूरक कोण का मान है वो दूसरे पूरक कोण के मान से 2 गुना है। अर्थात पहला जो आप मानेंगे x पूरक मान मानेंगे, यानी कि पूरक कोण का पहला मान यदि x मानेंगे तो दूसरा का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही बात बोल रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक के मान से, अर्थात इसके कोटि पूरक के मान से 2 गुना है, अर्थात 2x है। अब ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया। अब ये यहाँ पे आपको यही कोण जो है आपका एंगल, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करने के लिए x का वैल्यू जो है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि आपको क्या बोलता है कि पूरक कब होता है? जब इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अर्थात पहला और दूसरा, पूरक का पहला कोण और दूसरा कोण दोनों आपको दे रखा हुआ है, तब आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो x और प्लस 2x दोनों जोड़ेंगे तो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ फिर 90 डिग्री यहाँ पे बराबर में लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और 2x कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इधर 90 हो गया। इसलिए x बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 90/3, अर्थात आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30/90, अर्थात 30 डिग्री जो है आपका x का मान आया। और यही आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ पे आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 30 डिग्री आंसर इज द राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। पूरक का है तो 90,
समपूरक है तो 180। तो आपको पूरक में बोल रहा था कि पहला कोण जो है पहला कोण का दूसरा कोण जो है दुगुना है, तो पहला कोण x माने है तो दूसरा कोण क्या है आपका 2x हो गया। अब इसमें पहला कोण अर्थात x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होता है पूरक कोण, इसलिए आपका 90 डिग्री बराबर में रख दिया। उसके बाद x का वैल्यू आप आसानी से यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है आपका क्या बोल रहा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी काफ़ी सिंपल है, आपका जो है नंबर सिस्टम का ही ये भी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो बोल क्या रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है आपका 45 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अर्थात 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से देख कर भी बना सकते हैं। और जिस बच्चों को नहीं समझ में आता है और नहीं बनाने आता है उसके लिए हम कर रहे हैं बना रहे हैं। और आपको बनाने आ रहा है तो क्या कीजिए, भगाइए वीडियो को, भगाइए आगे और दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि टाइम पास यहाँ पे नहीं करना है। ओके, तो बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्या। तो 3 क्रमागत संख्या का मतलब क्या है कि लगातार, अर्थात 2 से हम बोलेंगे कि 2 से लगातार। तो 2 से लगातार मतलब 2 3 4 5 6, अर्थात 1 से बोलेंगे कि 1 से लगातार, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लगातार होता है, क्रमागत मतलब लगातार, एक ही गो की वृद्धि। जिस तरह गिनती में एक ही गो का वृद्धि होता है उसी तरह यहाँ पे भी एक ही गो का वृद्धि। अर्थात पहला क्रमागत जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा हुआ है। अर्थात पहला जो है संख्या क्या है, यदि बोल देता है कि पहला संख्या 2 है और उसके बाद लगातार 3 या क्रमागत 3, तो क्या मतलब 2 गो पहला 2 बोल देता तो लगातार 3 अर्थात 3 4 5 हो जाता। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है, पहला नहीं दे रखा हुआ है। बोल रहा है कि 3 लगातार संख्याओं का यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, योग दे रखा हुआ है। तो 3 लगातार आपको नहीं दे रखा हुआ है, तो पहला आप यदि x मानेंगे तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका 2 से लगातार बोल रहा था, तो 2 आप इधर यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 + 1 हुआ। और उसके बाद यदि आपका तीसरा यदि बोला जाए तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका x + 2 होगा। क्यों, क्योंकि यदि आपका ये पहला 2 है तो तीसरा का कैसे यहाँ पे निकला, 2 + 2 जोड़े कि नहीं, तो यहाँ पे पहला x है तो इसमें x + 1 जोड़े, यहाँ पे तीसरा क्या निकालने के लिए उसमें 2 जोड़े, तो तीसरा का निकालने के लिए यहाँ पे भी हम 2 जोड़ेंगे। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। अब उसके बाद बोल रहा है क्या कि हर तीनों संख्याओं का योग जो है आपका दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है आपका, सॉरी यहाँ पे 45 दे रखा हुआ है। कितना है, 45 है। अर्थात पहला हाई हो गया, दूसरा संख्या हाई हो गया और तीसरा संख्या हो गया ये। ओके, अभी तीनों को जोड़ रहे हैं तो 45 आ रहा है। तो आपका क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले x का मान इससे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो x 3x हो गया और उसके बाद प्लस में आपका 1 और 2 और कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे 45 है तो 45, यहाँ से आपका 3 इधर माइनस हो जाएगा तो 3x = आपका क्या होगा, यहाँ पे 45 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। इसलिए आपका x बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 42 और बट्टा में आपका 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट करेगा तो 3 × 3 और 3 × 12 अर्थात 14 आएगा। x का मान आपका 14 आ गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर डिजिट वाला में, तो इस डिजिट वाला में 4 गो तक 5 गो तक लगातार क्या है, तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, 6 है। तो इसमें भी सबसे बड़ी सबसे लास्ट वाला ना होगा, है पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो तीसरा मत का मतलब सबसे लास्ट वाला जो है बड़ा होगा। अब यहाँ पे यही ना देखिए कि यहाँ पे खाली एक से है और हमें एक गो जोड़ दिया गया है और इसमें 2 गो जोड़ दिया गया है, तो ये 2 गो जोड़ा गया है जिसमें वही ना सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी चूंकि आपको याद करना है, इसलिए सबसे बड़ी आपका क्या हो जाएगा संख्या, सबसे बड़ी जो है आपका यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी x + 2 है तो x + 2। अब x का मान दे रखा हुआ है आपका 14, यहाँ पे निकाल दिए हैं आप 14, तो x के जगह पर 14 रख दीजिए। 14 प्लस में 2 हो गया, यहाँ पे 14 2 कितना हो गया, 16 हो गया। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेकर, यानी कि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चले, नहीं तो ये तो खाली एक दो लाइन में का क्वेश्चन में था, आराम से आप बना सकते थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी ही रखा हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका सी होगा। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या से
2272 तथा 875 को भाग करने पर समान शेषफल प्राप्त होगा। समान शेषफल प्राप्त होगा। तो इसको बनाने का जो है काफ़ी जो है अलग अलग तरीका है, लेकिन जो है थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक लेवल से लेकर चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को यदि बनाया जाए तो काफ़ी सिंपल तरीका है, आप आसानी से बना सकते हैं। आपको दो संख्या दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है 2272 और दूसरा क्या दे रखा हुआ है आपका 875, और बोल रहा है क्या कि कौन सी संख्या से भाग करने पर जो समान शेषफल बचे, अर्थात जो भी शेषफल बचे वो आपका बराबर बचे। क्या बचे? बराबर, अर्थात उस संख्या से इसमें भाग किया जाए और इसमें भाग किया जाए। मान लेते हैं हम 1 से भाग करते हैं तो इसका शेषफल जो है y बचना चाहिए, इसका शेषफल, और इसमें भी यदि 1 से भाग करें तो इसका भी शेषफल y बचना चाहिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ये क्वेश्चन में आपको बोल रहा है चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे आपका बोल रहा क्या रहा है कि दोनों कौन सी संख्या है जो इन दोनों में भाग करने पर समान शेषफल बचे। तो इस तरह आपको इसका जो है मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? ज्ञात कर लीजिएगा अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2272 में से 875 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करते हैं, 2 में से 5 नहीं घटेगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 में से 7 नहीं घटेगा, हार से लेगा, 16 में से 7 घटेगा, 9 होगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 में से आपका 8 नहीं घटेगा, 11 में से 8 घटेगा, 3 होगा, और यहाँ पे 1 है तो 1, यानी कि 1397 जो है यहाँ पे आपका आया। ओके, जो है इसका अंतर आया। लेकिन अब यहाँ पे आपको बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। जब भी आपका अंतर यहाँ पे मालूम हो गया, अब इसके बाद आपको बाई ऑप्शन चलना है। क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि इसमें कौन सी संख्या से अब भाग लग जा रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों जो भी आपको अभी संख्याएं दी रही होगी उनका अंतर ज्ञात करना है, और अंतर में बाई ऑप्शन में देखना है कि किस में भाग लग जा रहा है अंतर से। तो अंतर आपका 1397 है। अब 1397 किससे भाग लग रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिएगा तो 172 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है आपका 172। अब 172 कैसे होगा जी, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट में तो 7 है, तो 7 यानी कि 2 के पारा में 7 कहीं आता है, कहीं ना आता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन में आपका क्या दे रखा हुआ है, आपका 127 दे रखा हुआ है, 127, तो यही आपका होगा। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेते हैं जिससे आपको मालूम चल जाए। तो 125 ऑप्शन नंबर में दे रखा हुआ है सी में, और डी में 137 दे रखा हुआ है। यदि ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 5 है। 5 में कौना अंक से गुना कीजिएगा कि 7 आएगा, कौनों से गुना कीजिएगा तो 7 आएगा। 5 में 1 से गुना कीजिए 5, 5 में 2 से गुना कीजिए 5 गुना 10, 0 आया। 5 में 3 से गुना करिए 5, फिर 5 में 4 से गुना करिए 5 गुना 5 चौका 20, अर्थात 0 आया, अर्थात 5 और 0 ही आएगा, लेकिन आपका 7 नहीं आएगा। तो ये भी तो आपका नहीं ना होगा, 125 वाला नहीं होगा। 135 वाला यदि देखेंगे तो 135 वाला यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 135 नहीं दे रखा हुआ है, 137 सॉरी, यहाँ पे 137 दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 तो 7 हो सकता है, लेकिन आप किसी भी अंक से गुना कीजिएगा, कितना ही अंक से गुना कीजिएगा 137 में, तो ये आपको डिवाइड 1397 को नहीं कर पाएगा। लेकिन आप 127 में 11 से गुना करिए, तो 127 में आप 11 से गुना कीजिएगा तब ये जो है आपका 1397 देगा। क्या देगा? 1397 देगा। देखिए आप गुना करके 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, 1397 ये हो गया, 1397 ये हो गया, अर्थात 127 विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसलिए आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, और दोनों का अंतर ज्ञात करने के बाद जो है बाई ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें किस संख्या से, किस जो ऑप्शन वाले संख्या से भाग लग जा रहा है। जिससे भाग लग जाएगा, पूरी डिवाइड हो जाएगी, वही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ये भी जो है आपका मेथड काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस तरह का आपके आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा, रेलवे वगैरह, एनटीपीसी वगैरह किसी का भी दीजिएगा, तो इस तरह का भी जो है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, और इंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है आपका इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आपका है। क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे
690 और 875 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 25 आए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मिटा लेते हैं। तो दोस्तों अब इस प्रश्न को आप आसानी से यानी कि जो है कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे जो है 690 और 875 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 25 हो। तो ये भी जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता है क्वेश्चन, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब इससे रिलेट करता था इसलिए हम इसको भी जो है इसको एक ही सीरीज में लाने का प्रयास किए जिससे जो है आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके पहले जो है आपको ये इसी से रिलेटेड नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन था और आपका भागफल और शेषफल का ही क्वेश्चन था और ये भी आपका भागफल और शेषफल का ही क्वेश्चन है। तो इससे जो है आपको चीज़ें क्लियर थोड़ा होगी, इसलिए हम इसको सीरीज में ही एक के बाद एक लाए। ओके, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। आपको क्या बोल रहा है कि यदि 690 में भाग दिया जाए तो आपको शेषफल क्या बचेगा 10, आप लास्ट में देखिएगा 10 बचेगा। और उसके बाद 875 में भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचना चाहिए आपका 25 बचना चाहिए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी शेषफल जिसका बच रहा है उन दोनों में से माइनस कर दीजिएगा। तो 690 ये बोल क्या रहा है कि वो यानी कि मान लीजिए कि वो संख्या जो है x है, x में 690 x से 690 में भाग किए तो 10 शेषफल बचा। 875 से भाग किए 875 में भाग किए तो 25 बचा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है शेषफल को माइनस कर देंगे। शेषफल को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 680 आएगा। इसमें से 25 घटा लेंगे तो आपका 850 होगा। अब जो भी आपका माइनस होने के बाद आएगा उसमें उसका जो है हम लोग को HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। अब आपका यहाँ पे माइनस हो गया 680 आ गया, 850 आ गया, तो आपको HCF ज्ञात करना है। तो चूंकि आपका ये नंबर जो है काफ़ी जो है अधिक है इसलिए आप HCF क्या कीजिए, भाग विधि से ज्ञात कीजिए। कैसे, ऐसे 850 क्या करते हैं, इस तरह ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा वाला को अंदर और छोटा वाला को बाहर करते हैं। 680 हो गया, कितना बार में आ जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में क्या जाएगा तो क्या कीजिएगा यहाँ पे 680, एक बार में 680 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार में 680 और माइनस कीजिएगा तो 0, यहाँ पे 15 में से 8 घटेगा तो आपका 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आया। ओके, अब जो भी घट कर आता है फिर यहाँ से ऐसे करते हैं ना, और उसके बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं तो 680, अर्थात आप महत्तम समावर्तक समझते होंगे। ओके, महत्तम समावर्तक का मतलब ही जो है आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे वही हम लोग इस तरीका ये विधि से निकालना है। इस विधि से हम लोग निकालने का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप यदि उस तरह ज्ञान करते ऐसे लघुत्तम वाला ज्ञान करते ऐसे करके तो काफ़ी लंबा जाता है। उसके बाद जो है आप जो है ये बराबर चूज करते, जोड़ा देखते कि दोनों में कौन मिल रहा है, उसके बाद गुना करते तो तब जो है आपका HCF ज्ञात होता है। और यदि इस तरह ज्ञात कीजिएगा तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 170 में कितना से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे आप 17 चौका 17 85 17 तिहाई 17 चौका 68, 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 680 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 170 में 4 से गुना कीजिए या 170 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो आपका 680 आएगा। अब यहाँ पे जब कैंसिल आउट हो गया अर्थात के 0 हो गया, कट गया, तब आप तो यहाँ पे नहीं लिखेगा और सबसे लास्ट वाला पड़ाव में जो यहाँ पे डिजिट आता है वही जो है इस प्रश्न जो है इसका HCF होता है, अर्थात महत्तम समावर्तक होता है। तब हमने क्या बोला कि इस माइनस होने के बाद 850 और 680 या इसका HCF ज्ञात करना है और जो आपका HCF आएगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अर्थात 170 से 690 में भाग करेंगे तो 10 शेषफल बचेगा, 875 में 170 से भाग करेंगे तो 25 शेषफल बचेगा। और वही आपको संख्या पूछ रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें इतना और इतना में भाग करने पर 10 और 25 शेषफल देगा। तो वो संख्या आपका 170 होगी, इसलिए आपका 170 इज द राइट आंसर होगा। ओके, यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए में रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, देन आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छी तरह से। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न जो है आपका रेशियो अर्थात अनुपात जो चैप्टर है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपका पूछा जाता है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन। तो अनुपात अर्थात रेशियो से ये क्वेश्चन बिलोंग्स करता है। तो इसको देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कि बोल क्या रहा है कि 91 लड़के
3 पंक्तियों में, 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। ओके, पहली और दूसरी पंक्ति में बैठे लड़कों की संख्या में 5 और 2 का रेशियो अर्थात अनुपात है, तथा दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़कों की संख्या में 1 और 3 का अर्थात 1:3 का अनुपात है। दूसरी पंक्ति में बैठे लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुल लड़कों की संख्या दे रखा हुआ है, टोटल लड़कों की संख्या क्या दे रखा हुआ है, टोटल बॉयज कितना दे रखा हुआ है आपका 91। और बोल क्या रहा है कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का रेशियो जो है आपका 5 और 2 देखा हुआ है। पहली और दूसरी का जो है आपका रेशियो दे रखा हुआ है 5 और 2। अब आगे क्या बोल रहा है कि दूसरी तथा तीसरी लड़कों की जो संख्या है उसका रेशियो दे रखा हुआ है, अनुपात दे रखा हुआ है, अर्थात दूसरी फिर दूसरी और आपका तीसरी का दे रखा हुआ है आपका रेशियो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है 1:3 दे रखा हुआ है। और पूछ क्या रहा है कि दूसरा पंक्ति में जो आपके संख्या है विद्यार्थियों की संख्या अर्थात लड़कों की संख्या, वो दूसरे पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। दूसरे पंक्ति में लड़कों की संख्या इक्वल टू वाट, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको यदि आपको मालूम होगा जब हम रेशियो पढ़ा रहे थे तो जब भी आपको 2 रेशियो इस तरह दे रखा होगा तो उसको कंबाइंड करने के लिए अर्थात ये पहली दूसरी और तीसरी तीनों को एक साथ लाने के लिए हम कैसे इसको बनाते हैं, यानी कि इस पहली दूसरी और तीसरी यानी कि पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति यानी तीनों पंक्तियों को एक ही अनुपात में लाने के लिए हम कैसे करेंगे, ये आपको ज्ञात करने के लिए हम बता चुके हैं अनुपात वाले जो है वीडियो में। तो अनुपात वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये भी आपका गलती है। आप सबसे पहले जब आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं तो सबसे पहले डेली का डेली जो हम 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज जो है बताए हैं पढ़ाए हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा देर का नहीं है, 45 मिनट 40 मिनट इतना ही ज़्यादा देर का है, तो उस सभी के सीरीज़ को देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे आइए, अन्यथा जो है आपको प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा क्रिएट होगा। ऐसे प्रयास तो हम अधिक से अधिक करते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, लेकिन यदि आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपको के माइंड से जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ठोका आ जाएगा, जिससे जो है प्रश्न में देखते देखते आप कहिएगा कि वे सर काहे बना रहे हैं, छोड़िए हटाइए, आप भागा का आप आसानी से जल्दी से देख पाइएगा। तो यहाँ पर आपको पहली और दूसरी और तीसरी तीनों को रेशियो एक ही रेशियो मिलाने के लिए हम क्या करते हैं कि हाई इस तरह लिखते हैं, और यही 5 और 2 पहली और दूसरी में इसके पहली दूसरी से गुना कर देते हैं तो 5 कम 5 और यहाँ पे आपका 2 एकम 2 हो गया। ओके, 2 एकम 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया। अब इसमें जो है 3 जो है इसमें 2 से गुना होता है, अर्थात हई दोनों में हई 1 से गुना होता है, हई दोनों में हई 2 से गुना होता है, अर्थात हई 5 और 2 में 1 से गुना होगा, हई 3 और 1 में 2 से गुना होगा। पहले आप देखिए आसानी जो है कॉन्सेंट्रेट होगा, उसके बाद नहीं बुझाएगा तब कहिएगा। 5 और 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 और 3 में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 और 1 से गुना कर देते 2 ही आया, फिर 1 और 2 से गुना करेंगे तो फिर 2 ही आएगा, तो 2 ही रहने देते हैं। उसके बाद आपका क्या आएगा, 3 और 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 आएगा, अर्थात हई पहली हो गया, हई दूसरी हो गया और हई तीसरी हो गया। अभी तीनों जो है आपका एक साथ एक ही रेशियो में आ गई। अब किस प्रकार आई, तो हई दोनों में पहला से गुना, हई दोनों में दूसरा से गुना करके हम ला दिए, तो यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, फिर इसमें दोनों से गुना कीजिएगा, इसमें तो एक में 2 से गुना 2, तो 2 तो हिले है तो रहने देते हैं, 3 गुना 6 तो 3 गुना 6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि दूसरी संख्या का जो है पंक्ति में कितने लड़के हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। टोटल आपको 91 दे रखा हुआ है, और टोटल रेशियो में क्या दे रखा हुआ है 5 2 6, हाई 5 2 6 रेशियो में दे रखा हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 2 7 7 6 13, अर्थात 13 रेशियो का मान आपका क्या दे रखा हुआ है 91।
अब यहाँ पे 13 रेशियो का मान 91 कैसे आया, तो अब यहाँ पे ऐसे आया, कैसे आया, तो हई टोटल हई अनुपात में जो है हयो तो टोटल को ऐड कर देंगे तो हयो तो टोटल विद्यार्थी की संख्या अर्थात लड़कों की संख्या होगी, हयो आपका 91 टोटल लड़कों की संख्या दे रखा हुआ है, तो हई टोटल अनुपात में 13 चाहे 91 टोटल हो गया, तो हई अनुपात में 13 91, तो 13 अनुपात का मान 91 है, तो 1 अनुपात का मान क्या होगा, हई 13 से भाग हो जाएगा इधर 91 में, तो क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91 अर्थात 7, यानी कि 1 रेशियो का मान आपका 7 आया। आपको ज्ञात क्या करना है, दूसरी पंक्ति में लड़कों की संख्या, तो दूसरी पंक्ति में लड़कों की संख्या कितना है, 2 रेशियो में है, तो 1 रेशियो का मान 2, तो 2 रेशियो का मान आपका कितना हो जाएगा आपका, 1 में 1 रेशियो का मान 2 तो 7 और 2 रेशियो, तो 2 रेशियो का मान 2 गुने 7 अर्थात 2 सत्ते 14, यानी कि यहाँ पे दूसरी पंक्ति में लड़कों की संख्या 14 है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कैसे बनाए, क्यों बनाए, काहे ला बनाए, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे काहे बनाए, क्योंकि ये भी एग्जाम के इससे रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में पिछले साल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लाकर बताएं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा फिर से पीछा कीजिए और पीछा करके देखिए, अब दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी हम आसानी से और काफ़ी आसान लैंग्वेज से हम इसको बता चुके हैं। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है आपका रेलगाड़ी चैप्टर से है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसान तरीके से इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पूछ रहा है वो आपको ज्ञात करना है। क्या बहुत पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाटा समय। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि दूरी क्या लिखे, एगो दूरी तो आपको 200 मीटर दे रखा हुआ है, एगो दूरी आपका 240 मीटर दे रखा हुआ है। अर्थात यदि आप इसको आप एक ट्रेन समझे, ट्रेन समझ ले भाई, काहे से कि हमको थोड़ा सा जो है फिगर जल्दी में बना रहे हैं, इसलिए आप इसको समझ लीजिए ट्रेन। ओके, अब इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है। ओके, अब देखिए, अब ये ट्रेन हो गया, अभी ट्रेन है, हई एगो प्लेटफॉर्म है, क्या है आपका, एगो प्लेटफॉर्म है, हई प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, क्या कर रही है, पार कर रही है। आपको दे रखा हुआ है क्या, हई ट्रेन की लंबाई दे रखा हुआ है 200 मीटर, कितना दे रखा हुआ है 200 मीटर, और हई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दे रखा हुआ है आपका 240 मीटर। तो आपको यदि यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दूरी और समय दोनों चाहिए। तो समय तो दे रखा हुआ है आपका 22 सेकेंड, लेकिन दूरी नहीं दे रखा हुआ है। दूरी आपको यहाँ पे देखकर आपको कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा कि दूरी क्या होगी। तो जब भी आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर में दूरी पूछे तो जो भी आपका जिसको भी पार कर रही होगी तो वो अपनों लंबाइया और उसका भी लंबाई दोनों को पार करेगी, अर्थात और दोनों को ऐड कर देते हैं। काहे अब ऐड करेंगे, ये भी आपको माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए ना कि काहे ऐड करेंगे। तो हई देखिए, हई रेलगाड़ी है जब यहाँ पे प्लेटफॉर्म में पहुँचेगी तो हई प्लेटफॉर्म से जो है डायरेक्ट यहाँ पे चलेगी, तो हई तो अपना लंबाइया पहले हई पार तो करबे करेगी ना, और फिर हई पार करेगा, हई ऊपरवा हई पहला वाला माथवा हई आगे निकल जाएगा, तो हई पीछे वाला तो माथवा पार करेगा ना। अर्थात हई ट्रेन की लंबाई जब अब दूरी को पार करेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनों लंबाई पार करेगी, हई इसका भी लंबाई पार करेगी। अर्थात यहाँ पर जब पहुँचेगी रेलगाड़ी, यहाँ पे जहाँ प्लेटफॉर्म शुरू होता है, तो यहाँ से इस रेलगाड़िया का लंबाई 200 मीटर इधर भी तो हो गया, तो 200 मीटर इधर हो गया, हई 240 मीटर इधर हो गया, तो हई 200 मीटर इधर का पार करेगी, आज 240 मीटर इधर का पार करेगी, इसलिए आपका दूरी क्या होगा, दोनों का योगफल होगा, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो 200 प्लस में आपका 240। तो और यदि आपको यहाँ पे ये भी नहीं समझ में आया तो एगो कॉन्सेप्ट एगो फंडा याद रखिएगा कि रेलगाड़ी वाला चैप्टर में जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप प्लेटफॉर्म का लंबाई पार करने के लिए बोलेगा, पुल की लंबाई पार करने के लिए बोलेगा, तो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को ऐड कीजिएगा तभी जो है आपका दूरी होगा। ओके, वही आपका दूरी होता है, तो 200 और 240 मीटर। ओके, इसको दोनों को ऐड कर देना है, और समय क्या दे रहा हुआ है आपका 22 सेकेंड।
22 सेकेंड, आई होप कि 22 सेकेंड है। जी हाँ दोस्तों 22 सेकेंड है, लेकिन आपको चाल जो ज्ञात करना है आपका किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। क्या करना ज्ञात करना है? किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 200 कितना हो जाएगा आपका 440 हो गया। कितना बार में 22 दूना 40, अर्थात 20 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बार में कैंसिल आउट हो गया? 20 बार में कैंसिल आउट हो गया। और ये जो 20 चाल आया है मीटर पर सेकंड में आया है दोस्तों। क्या? मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से रेलगाड़ी जाएगी तब ये जो है आपका 22 सेकंड में पार करेगी। 20 मीटर पर सेकंड जो है आपका आया, लेकिन आपको चाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा। तो कैसे हम बताए थे आपको रेलगाड़ी वाला चैप्टर में, या चाहे इसमें बताए होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में बताए हैं, समय और दूरी में बताए हैं कि जब भी आपको चाल को कन्वर्ट करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में अर्थात बड़का में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 18/5 है, अर्थात बड़का ऊपर रहेगा छोटका नीचे रहेगा। यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता तो 5 ऊपर रहता, अर्थात छोटका नीचे ऊपर आता और नीचा बड़का रहता। तो यदि आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसलिए आपका 18/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा तो यहाँ 5 चौका 20, 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर जो है राइट आंसर के रूप में इसका सही उत्तर आएगा। ओके, और यदि ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, अर्थात यहाँ पे 4 गो प्रैक्टिस सेट मार लिए, 4 गो प्रैक्टिस सेट के बाद जो है आपका इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन इस 4th प्रैक्टिस सेट में आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आया आपका इनमें से कोई नहीं, अर्थात 72 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा हुआ है। इसी तरह आपका जो एग्जामिनर ध्यान भटकाता है। कोई भी जो कोनो भी लड़का अगर सोचेगा ना कि तुक्का मार दे, हई लहा दे, तो सोचेगा कि बाकी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो हो भी नहीं करेगा ऑप्शन में, तो मार देगा 53, 52, 54, इसी तरह मार देगा। अब ठेला जाएगा अंडरग्राउंड में, चला जाएगा, नामांकन होते रह जाएगा। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर आवर कोनो ऑप्शन में नहीं रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये विल भी राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। इतना थोड़ा लेकर इसीलिए चलेगा जिससे आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है आसानी से समझ में आ जाए, और आसानी से इस प्रश्न का समझने के बाद आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो दोस्तों आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी बबुआ क्वेश्चन जो कहते हैं ना, बबुआ वही क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को पढ़ कर समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल है और कितने आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कुछ बच्चा तो देख रहा होगा ना, कह रहा होगा कि मास्टर खाली आसाने क्वेश्चन करा रहा है। आसान ना है बउआ, ये क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, कम समय रहता है, ठेला जाएगा अंदर। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना उसको भी देखिएगा। अब देख भाई, ये तो थोड़ा सा आसान है ठीक है, तो आसान से ही ना थोड़ा सा हार्ड पे ले जाएंगे। तो जब जितना नज़दीक जाएंगे हम लोग एग्जाम के, उतना ही जो है आपका इस सेशन का जो है आपका जो भी स्ट्रॉन्गबिलिटी जो है ये बढ़ते जाएगा, अर्थात थोड़ा सा हार्ड लेवल का हम करते जाएंगे। ओके, तो आसान मत कहो बउआ, आसान मत सोचिएगा। ये कोई भी क्वेश्चन है, आपको ये एक माइंड में रखना चाहिए बात कि कोई भी क्वेश्चन आपका आसान नहीं होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप हंस के बोलते हैं अरे यार यही क्वेश्चन हमको याद नहीं है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। तो यह क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन कितना भी आसान पूछे, तो आपको वहाँ पे उस प्रश्न का सटीक और सही लैंग्वेज में और आपको सही तरीके से बताना है। या ये नहीं कि आप हंस के बताएं कि भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो नरेंद्र मोदी तो है, तो ये नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अपने आप में आपका स्ट्रॉन्गबिलिटी रखता है और वो अपने आप में बड़ा होता है, ठीक है। कि इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप आसान मत समझिएगा। दिमागवा में है तबे न बता दिए, ना रहता तो क्या करते, नहीं ना बताते। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आसान नहीं समझना चाहिए। आपको ये बात समझ में आई होगी तो अच्छा है, नहीं समझ में आई आगे बढ़िए और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके,
तो दोस्त आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप पढ़ेंगे उसको स्क्रीन पर। तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु के 4/5 भाग का मूल्य जो है 16,800 हो तो उसके 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे दे रखा हुआ है क्वेश्चन जो पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। बोल क्या रहा है कि किसी वस्तु के 4/5 भाग का मूल्य 16,800 है। तो किसी वस्तु के, तो के मतलब किसी वस्तु के, तो मतलब x नहीं दिया है तो x का 4/5 आपका क्या दे रखा हुआ है? 16,000 रुपया, यानी कि इसका 4/5 16,800 रुपया दे रखा हुआ है। पूछ क्या रहा है? इसका x का 3/7 भाग क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो जब इतना ये दिया है तो आप यहाँ से x का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख दीजिएगा, ज्ञात हो जाएगा। चलिए कीजिए। तो हाई क्या होगा? x इधर है, चूँकि x इधर है, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 16,800 गुण यहाँ पे ये जो है इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में क्या हो जाता है? पलट होता है। तो 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 चल जाएगा, कैंसिल आउट कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 0 0 अर्थात 4200 आया। तो 4200 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 0 0 और 5 दूना 10, यहाँ पे 0 है, इसको 0 समझिएगा, और या 4 ऊपर से 20 आए 21, अर्थात 21,000 आया। तो 21,000 यहाँ पे आपका x का मान आ गया। तो यहाँ पे आपको 21,000 x का मान रख देना है। तो 21,000 गुण है आपका 3/7 ही ना भागवा पूछ रहा है, तो इसलिए 3/7 हो गया है। 7 से कैंसिल आउट होगा कितना बार में? 17 का 21, 3 को 0 है तो 3 को 0 है, अर्थात 3,000, और 3,000 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा आपका? 9,000। और यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसलिए आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर, और 9,000 यानी 9,000 यानी कि 9,000 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी आसान था ये भी क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। इसलिए थोड़ा सा जो है आसान क्वेश्चन को भी इसलिए हम ला रहे हैं जिससे आपको मालूम चले कि किस किस लेवल से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है और पूछेगा भी। अर्थात जो है हार्ड लेवल का भी रहता है और आसान, यानी कि काफ़ी आसान भी क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी तो आपको जोर भी दे देता है, 200 मिनट का जोर दे देता है, तो उसको आप आसान नहीं कहिएगा, तो वो भी आसान है। तो इसलिए जो है आप इन सभी क्वेश्चन को आसान मत समझिएगा, इसको जो है आप प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो थम्स अप कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर जो है वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आता जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो और आगे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो इस फॉर्म को फिलअप किए हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे ही रहिए, घर पे ही पढ़ाई कीजिए। इस कोरोना की महामारी में जो है बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। चलिए, ओके, धन्यवाद।